बूढ़े ससुर और छोटी बहू ने सास को सिखाया सबक। मेरी तो किस्मत ही खराब है, ऐसी मनहूस बहू आई जो सिर्फ बेटियां ही पैदा करती है। हे भगवान, लगता है इस जन्म में तो मैं पोते का चेहरा देखे बिना ही मर जाऊंगी। कांता जी दूसरी पोती होने पर सामान को इधर से उधर पटकती हुई गुस्से में बोल रही थी। कांता, जरा ठंड पी ले, इतनी गर्मी अच्छी नहीं होती। पोती का मुखड़ा देख तो सही, साक्षात देवी का रूप है। कांता जी के पति प्रेमनाथ जी अपनी पोती को अपनी गोद में लिए कांता जी को कह रहे थे, अजी तुम चुप बैठे रहो जी। आए बड़े बहू और पोती के हिमायती। कांता जी ने प्रेमनाथ जी को डांटते हुए कहा। कांता जी और प्रेमनाथ जी, जिनके दो बेटे अमर करण और एक बेटी रज्जो थी। बड़े बेटे अमर की शादी को 4 साल बीत चुके थे, एक पोती पहले है और अब दूसरी पोती होने पर कांता जी बहू को ताने मार मार कर उसका दिल छलनी कर रही हैं। उसके उल्टे वहीं प्रेमनाथ जी अपनी पोती को गोद में लेकर उसकी मासूमियत, उसकी सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। प्रेमनाथ जी अपनी बहू कोमल को अपनी बेटी रज्जो की तरह ही प्यार करते थे, लेकिन सास कांता जी कोमल को ताने मारने की कोई कसर बाकी नहीं रहने देती थी। कोमल जब इस घर की बहू बनकर आई थी तब कांता जी भी उसे रज्जू की तरह ही प्यार करती थी, लेकिन जब से कोमल ने पहली बेटी को जन्म दिया तब से कांता जी का प्यार तानों के रूप में बदलता गया और आज दूसरी बेटी के जन्म से तो जैसे कांता जी ने चंडी का रूप ही धारण कर लिया था। कोमल बहुत ही कोमल विचार, सुंदर, सुशील, सर्वगुण संपन्न थी। अपने पिताजी की ही तरह प्रेमनाथ जी की भी लाडली थी। प्रेमनाथ जी का बड़ा बेटा साधारण और छोटा बेटा आधुनिक विचार का था। कांता जी का स्वभाव दिन पर दिन झगड़ालू होता जा रहा था, लेकिन कांता जी की बेटी रज्जो अपनी माँ की तरह नहीं थी। वो अपनी भाभी और भतीजियों से बहुत प्यार करती थी। रज्जो 12वीं कक्षा की छात्रा थी, पूरे दिन पढ़ने में लगी रहती थी। प्रेमनाथ जी, मैं सोच रही हूँ क्यों ना अब अपने करण की भी शादी कर ले। कांता जी बिस्तर पर लेटे हुए विचार पूर्वक कहती हैं। प्रेमनाथ जी, हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर करेंगे, अच्छी लड़की तो मिल जाने दो। कांता जी, लड़की तो देखी हुई है जी, वो अपने दूर के रिश्तेदार है ना खन्ना जी, उनकी बेटी साक्षी, वो मुझे बहुत पसंद है। अपने करण की शादी हम साक्षी से ही करेंगे। वो 4 भाइयों की एक बहन है, मिलेगा भी अच्छा खासा, और 4 भाइयों की बहन है तो बेटों को ही जन्म देगी। प्रेमनाथ जी, कांता, कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। क्या सिर्फ इसलिए साक्षी को घर में लाना चाहती हो कि वो पोतों को जन्म दे सके? मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतना घटिया सोच सकती हो। कांता जी, हाय राम, ऐसा मैंने क्या गलत बोल दिया? मैंने केवल पोते की ही तो चाहत रखी है, ऐसे मैंने क्या जुर्म कर दिया? क्या मेरा मन नहीं करता कि मैं अपने पोते को खिलाऊं? वो पड़ोसन दीपा अपने पोते को उठा उठाकर मुझे छत पे चढ़ाती है। मेरा पोता होगा तो मैं भी उसे मुंह तोड़ जवाब दे सकती हूँ। प्रेमनाथ जी, अपनी ये सोच बदल लो कांता, नहीं तो एक दिन पछतावे के सिवा कुछ नहीं होगा। कांता जी, हाँ देखा जाएगा पछतावा को भी, और मुंह बनाकर पीठ फेर कर सो जाती हैं। अगली सुबह कोमल कांता जी से कहती है, माँ जी मुझे नहाने के लिए जाना है, पापा जी भी नहीं है, रज्जो स्कूल गई है, आप इन दोनों को संभाल लीजिए थोड़ी देर। कांता जी, हाँ हाँ ठीक है, जाओ, नहीं है लेटा दो। कोमल दोनों बेटियों को कांता जी के पास लिटाकर नहाने चली जाती है। छोटी बेटी सोई हुई थी, बड़ी बेटी 2 साल की थी। अरे कांता जी, सुनती हो, कहाँ हो? पड़ोसन दीपा आवाज देती है। हाँ दीपा, मैं यही हूँ। पड़ोसन, अरे इधर तो आना कांता जी, तनिक बात तो सुनो। कांता जी, आई बहन आई। कांता जी दोनों पोती को छोड़कर पड़ोसन की दीवार पर चली जाती है और पड़ोसन दीपा कांता जी को अपनी बातों में लगा लेती है। कांता जी की 2 साल की पोती पलंग से उतरकर चल पड़ती है और सीढ़ियों पर पहुंच जाती है। पोती ऊपर सीढ़ियों पर चढ़कर गिर जाती है। उसके गिरने की आवाज से उसकी माँ साक्षी बाथरूम से दौड़ी आती है। कांता जी बातों में लीन थी। पोती की बहुत तेज रोने से उनका ध्यान टूटता है। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। उसको झट से उठाकर कोमल रोने लगती है। बच्ची को गहरी चोट आती है, खून निकल आता है। कोमल घबरा जाती है। कांता जी और कोमल जल्दी से छोटी सो रही बेटी को उठाकर उसे डॉक्टर के लेकर भागती हैं। डॉक्टर बच्ची का मरहम पट्टी कर कोमल और कांता जी को उनकी लापरवाही पर डांट लगाता है। कोमल और कांता जी घर आ जाती हैं। शाम के समय सब घर आते हैं तो बच्ची को देखकर घबरा जाते हैं। अमर गुस्से में कहता है, आखिर इतनी लापरवाही कैसे हुई? आज अगर मेरी बच्ची को कुछ हो जाता तो मैं क्या करता?
दो औरतों से दो छोटी बच्ची नहीं संभाली गई। प्रेमनाथ जी कहते हैं वो तो शुक्र है भगवान का कि हमारी बच्ची बच गई, नहीं तो बड़ा अनर्थ हो जाता। कांता जी झेप कर कहती है, हाँ या तो कोई बंसवारी ले या बच्चों का ध्यान ही रख ले। महारानी का नहाना जरूरी था, अब मुझे तो 50 काम रहते हैं, अब मैं अकेले क्या क्या करूं। इस पर प्रेमनाथ जी कहते हैं, हाँ मैं अच्छे से जानता हूँ तुम्हारा काम। तुम्हारा सबसे बड़ा काम तो पड़ोसन दीपा से चुगली करने का है। कांता जी चिल्लाकर कहती हैं, हे भगवान, सारा दोष मेरा ही हो गया है। अब तो इस कोमल का कोई दोष नहीं है, अब तो मैं ही सबको दोषी नजर आऊंगी। बच्चे इसके हैं, ये खुद ध्यान रखे अपने बच्चों का। दो लड़कियां हैं, एक मर जाती तो एक तो फिर भी रहती ना। अमर गुस्से में कहता है, मम्मी आपको कोई हक नहीं है मेरी औलाद को ऐसे बोलने का। बेटियां मेरी हैं, मुझे अपनी दोनों बेटियां जान से प्यारी हैं। आगे से आपने ऐसा बोला तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। प्रेमनाथ जी भी गुस्से में कहते हैं, कांता और कितनी नीचता बढ़ाओगी तुम, बस भी करो। कोमल रोने लगती है। रज्जो कोमल को चुप कराती है। रज्जो अपनी माँ से कहती है, मम्मी आपको बोलने से पहले सोचना चाहिए, जो मुंह में आए बके जाती हैं। बेटी तुम इनकी बातों पर ध्यान मत दो, ये पागल हो गई है। प्रेमनाथ जी कोमल के सर पर हाथ रख कर कहते हैं। अमर कोमल को अपने साथ कमरे में ले जाता है और उसे समझाता है, कोमल मम्मी का स्वभाव तो तुम अच्छे से जानती हो, तुम फिक्र मत करो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। कोमल रोते हुए कहती है, मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि मम्मी अपनी पोतियों संग खेलें, उन्हें प्यार करें, लेकिन हर कोशिश नाकाम हो जाती है। अमर कोमल को चुप कराते हुए कहता है, तुम देखना एक दिन जरूर आएगा जब मम्मी हमारी बेटियों से बहुत प्यार करेंगी। अमर कोमल को तसल्ली देकर सुला देता है। थोड़ी देर बाद खुद भी सो जाता है। कुछ दिन बाद घर में करण की शादी की तैयारियां चलती हैं। धूमधाम से करण की शादी खन्ना जी की बेटी साक्षी से होती है। पूरे जोश खरोश के साथ करण की दुल्हन साक्षी का स्वागत किया जाता है। साक्षी थोड़े आधुनिक विचार की लड़की होती है। कांता जी साक्षी को बड़े प्यार और दुलार से रखती हैं। साक्षी बेटा ये खा लो, साक्षी बेटा वो खा लो, साक्षी बेटा सो जाओ, साक्षी बेटा घूमने चले जाओ। करण भी साक्षी को लेकर घूमता रहता था। एक दिन जब पता चला साक्षी माँ बनने वाली है तो कांता जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनकी मन की मुराद पूरे होने का वक्त आ चुका था। कांता जी ने घर में पूजा रखवाई। वे साक्षी को नीचे पैर भी नहीं उतारने देती थी। कांता जी ने उससे अब तक कोई काम नहीं कराया था। घर की सारी जिम्मेदारी कोमल पर थी। प्रेमनाथ जी घर के बहुत से कामों में कोमल का हाथ बटा देते थे। कांता जी का पूरा दिन पड़ोसन दीपा से इधर उधर की बातों में निकल जाता था। कोमल अपनी बेटियों के साथ साथ घर को भी अच्छे से संभाल लेती थी। अब कांता जी का काम साक्षी का ख्याल रखने का था। कांता जी कहती हैं, साक्षी बहू जब मेरे पोता होगा ना, तुम देखना पूरे गांव में मिठाइयां बंटवाऊंगी। साक्षी हाजिर जवाब लड़की थी। सपाट लहजे में कहा, क्यों मम्मी जी, अगर बेटी हुई तो तब क्या बंटवाओगी। कांता जी नाक चढ़ाकर कहती हैं, बेटी हो ही नहीं सकती, बेटा ही होगा। साक्षी हैरान होकर कहती है, क्यों मम्मी जी, आप क्या भगवान से पूछ कर आई हैं। मेरी बेटी होगी तो मैं गांव के आसपास वाले गांव में भी मिठाइयां बंटवाऊंगी, देख लेना मम्मी जी। कांता जी चिढ़ जाती हैं और चिढ़कर कहती हैं, साक्षी तुम्हारी जबान ज्यादा चलने लगी है। साक्षी पलटकर जवाब देती है, मम्मी जी आपको देखकर चलना सीख गई है। कांता जी मुंह बनाकर तिड़क कर उठकर कमरे में चली जाती हैं। कोमल काम करते करते दोनों की बातें सुनती रहती है। जब साक्षी देखती है कि उसकी सास का बर्ताव कोमल के साथ ठीक नहीं है और ना ही कोमल की बेटियों को नजर भर कर देखती है तो साक्षी हैरान रह जाती है। उसे बड़ा आश्चर्य होता है कि आज के समय में भी बेटियों को लेकर उनके दिल में इतना भेदभाव। वो करण से भी इस बारे में बात करती है। करण अपनी माँ का ऐसा स्वभाव बताकर बात को टाल देता है। साक्षी कोमल से कहती है, कोमल भाभी आपके अंदर कितनी सहनशीलता है जो आप मम्मी की बातें सुनती रहती हैं और उन्हें पलटकर उफ तक नहीं कहती। कोमल कहती है, माँ जी का स्वभाव पहले ऐसा नहीं था, वो मुझे बहुत प्यार करती थी, लेकिन जब से मैंने बेटियों को जन्म दिया तब से वे कुछ उखड़ी उखड़ी सी रहती हैं। उन्हें पोता देखने की ख्वाहिश है, भगवान करे तुम्हें बेटा हो। करण और कोमल से बात करने के बाद साक्षी प्रेमनाथ जी के पास जाती है। दोनों ससुर और बहू कानों में खुसर फुसर करते हैं। दोनों हंसते हैं
और अपने अपने काम में लग जाते हैं। अरे मेरा वॉलेट कहाँ गया साक्षी? साक्षी मेरा वॉलेट कहाँ है? करण अपने कमरे में अपना वॉलेट पागलों की तरह ढूंढता हुआ साक्षी से पूछता है। मुझे नहीं मालूम, आपने वहीं रखा था, ड्रॉर में रखा होगा। साक्षी बाथरूम से कहती है। करण हर जगह ढूंढता है, वॉलेट कहीं नहीं मिलता। एक बार मम्मी पापा के रूम में भी देख लेता हूँ। करण मम्मी पापा के कमरे में जाता है तो करण का वॉलेट मम्मी की तकिए के नीचे होता है। करण गुस्से में कहता है, मम्मी मैं कितनी देर से टक्कर मार रहा हूँ और आप बता नहीं सकते थे कि वॉलेट आपने लिया है? पैसों की जरूरत थी, मांग लिए होते। ऐसे चोरों की तरह वॉलेट उठाने की क्या जरूरत आ गई थी? मम्मी अफसोस से कहती हैं, हाय बेटा कैसी बातें करते हो, मैंने कब लिया तुम्हारा वॉलेट? करण मम्मी झूठ बोलना कोई आपसे सीखे, मेरे पास इतना टाइम नहीं जो मैं आपके झूठ सुनूं, मैं चाहता हूँ। करण ये कहकर अपने काम पर चला जाता है। कांता जी बड़े अफसोस में कहती हैं, आय हाय मेरा बेटा कैसे इल्जाम लगा रहा है मुझ पर। जरूर इस कलमुई साक्षी ने कान भरे होंगे। ये कहकर कमरे में चली जाती है। अमर के काम में थोड़ी सी गिरावट आ जाती है, जबकि करण का कारोबार बहुत उन्नति पर था। तो परिवार का करता धरता अब करण और उसकी पत्नी साक्षी बन जाते हैं। करण और साक्षी जो कहते घर में वही होता। साक्षी और करण दिन को रात कहते तो सब रात कहते। कांता जी की अकड़ कम होने का नाम नहीं ले रही थी। करण अपनी भाभी कोमल से कहता है, भाभी आज घर की सफाई मम्मी करेंगी। मम्मी चौंकर कहती हैं, क्या क्या कहा बेटा तुमने? करण मम्मी वही जो आपने सुना। मम्मी बेटा कोमल करती है ना बहुत अच्छे से, इसे ही करने दे। करण मम्मी जी आप भी करेंगी, पूरा दिन पड़ोसन से ही तो बतियाती हैं आप, कुछ काम करेंगी तो सेहत भी अच्छी रहेगी। कांता जी को मजबूरन घर की सफाई करनी पड़ती है। हाय मेरी कमर टूट गई रे। हे भगवान मेरा बेटा कैसा है, मुझसे ही काम कराता है। कांता जी बिस्तर पर पड़े कराहती हुई पड़पड़ाती हैं। रज्जो माँ के पैर और कमर दबाती है। अगले दिन साक्षी प्यारी सी बेटी को जन्म देती है तो कांता जी को सदमा लग जाता है। सत्यानाश हो, इसने भी बेटी जनी है। हाय कितने अरमान से साक्षी को बहू बनाकर लाई थी कि मुझे पोता देगी, इसका भी बेड़ा गर्क हो। मेरे घर में लड़कियां ही लड़कियां भर गई। हाय भगवान मैं क्या करूं? कांता जी खूब गुस्से में पड़पड़ा रही थी। घर में खुशी का माहौल था। करण और साक्षी ने गांव के आसपास वाले गांव में भी मिठाइयां बंटवाई। सबके चेहरे खुशी से लाल हो रहे थे, सिर्फ कांता जी को छोड़कर। प्रेमनाथ जी भी बहुत खुश थे और रज्जो तो खुशी से झूम रही थी, गाती फिर रही थी। मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। सब गाने गा गा कर साक्षी के बेटे को बहुत प्यार कर रहे थे और कांता जी को चिढ़त हो रही थी। वह मुंह बनाकर कमरे में चली जाती हैं। साक्षी और करण भी बहुत खुश थे। करण अपनी भाभी से कहता है, भाभी तुम साक्षी का काम मत करना, तुम्हें कुछ मालूम नहीं है, साक्षी की देखभाल मम्मी करेंगी। मम्मी सुनकर चौंक जाती हैं और कहती हैं, बेटा मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम, अभी इस उम्र में क्या देखभाल करूंगी इसकी। करण कहता है, मम्मी आपने तो 3 बच्चों को जन्म दिया है, पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, आप तो अच्छे से जानती हैं सब कुछ, आप ही करेंगी साक्षी का काम। करण अपनी माँ को सख्त वार्निंग देता है। अब साक्षी का सब काम कांता जी को ही करना पड़ रहा था। प्रेमनाथ जी अपनी पोती को गोद में लेकर बैठे हुए थे। कांता जी भी वहीं लेटी हुई थी। तभी प्रेमनाथ जी के पेट में दर्द हो गया। वे पोती को कांता जी को थमाकर बेड पर लेट गए। कांता जी अपनी पोती को नहीं ले रही थी। बड़ी मुश्किल से उन्होंने पोती को लिया और लेकर बड़बड़ाने लगी, यही दिन देखना बाकी रह गया था, बस पूरा दिन काम करूं, रात में इनकी लड़कियों को संभालूं। हे भगवान मैंने ऊपर ही ले ले। कांता जी बच्ची को गोद में लेकर बैठी रही और बोलती रही। प्रेमनाथ जी सो चुके थे। बच्ची बहुत देर तक दादी की गोद में सोती रही। कांता जी एक बार देखती फिर नजरें हटा लेती। वैसे है तो बड़ी सुंदर मेरी पोती। इतना कहना था कि पोती रोने लगी तो कांता जी पोती को साक्षी को थमाकर अपने कमरे में चली आई और आकर सो गई। सुबह सुबह करण मम्मी के कमरे में आता है और जोर से चिल्लाता है, मम्मी 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 आप अभी तक सो रही हैं? मम्मी उठिए। मम्मी घबराकर उठ बैठती हैं और पूछती हैं, क्या गजब हो गया बेटा, सुबह सुबह क्या आफत आ गई? करण, मम्मी कोई आफत नहीं आई है, आज मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, उनके लिए बढ़िया वाला इंतजाम कर देना, एकदम स्वादिष्ट खाना बनाना कि मेरी वाह वाह हो जाए। मम्मी, लेकिन बेटा करण कोमल बनाती है अच्छा खाना तो। करण, नहीं नहीं मेरी मॉम,
भाभी खाना अच्छा नहीं बनाती हैं। भाभी के हाथ में वो टेस्ट कहाँ जो मेरी माँ के हाथों में है। कांता जी मुंह बनाकर कहती हैं, ठीक है बेटा, बना दूंगी, बुला लेना अपने दोस्तों को। तभी अमर भी वहां जाता है और कहता है, मम्मी आज आप खाना बनाएंगी? अरे वाह, आज तो मजा आ जाएगा। मम्मी जब आप खाना बना ही रही हैं तो मैं भी अपने कुछ दोस्तों को बुला लेता हूँ। वे लोग मुझे बार बार बोलते हैं, आज से अच्छा मौका नहीं मिलेगा। कांता जी खींच कर कहती हैं, हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, तू भी बुला। आज तो माँ बनाएगी ना, तो बुलाओ, सब बुलाओ। रज्जू तू भी बुला ले अपनी सहेलियों को। रज्जू कहती है, नहीं मम्मी, बस मैं नहीं बुला रही हूँ। आप कहाँ तक खाना बनाएंगी? कांता जी खुश होकर कहती हैं, यह है मेरी बेटी, इसे ही फिक्र है बस मेरी। प्रेमनाथ जी कांता जी को छेड़ते हुए बोलते हैं, हाँ भाग्यवान, बेटो तो मेरी दूसरी पत्नी के है ना। कांता जी गुस्से में कहती है, तुम तो कभी अच्छी बात बोला ही ना करो। दूसरी का अरमान बाकी है तो वो भी पूरी कर लो। प्रेमनाथ जी मुंह बनाकर कहते हैं, अरे ना भाई ना, हमसे तो एक ही ना संभालेगा ये सारी जिंदगी, दूसरी करके क्या अपनी मौत को दावत देनी है? कांता जी तिड़क कर नहा धोकर काम में लग जाती हैं। रज्जो हर काम में माँ का हाथ बटाती है। कांता जी रज्जो से कहती हैं, रज्जो जरा जा तो एक बार कोमल को तो बुला के ला, उसे जरा सा काम करा लूं, मुझे थकान सी हो गई है। रज्जो, ठीक है मम्मी, मैं बुला कर लाती हूँ। रज्जो वापस आती है और आकर कहती है, मम्मी भाभी की दोनों बेटियां बहुत रो रही हैं, वो तो उन्हीं के चक्कर में पागल हो रही हैं। कांता जी रज्जो को प्यार भरी नजर से देख कर कहती है, आजा मेरी बच्ची, तू ही मेरी बच्ची है, बस तुझे ही अपनी माँ की फिक्र है। करण और अमर के दोस्त आते हैं, खाना पीना चलता है। कांता जी का पूरा दिन काम में चला जाता है। रात में जब कमरे में कांता जी लेटी हुई होती हैं तो प्रेमनाथ जी को रात में करहाने की आवाज आती है, तो देखते हैं कांता जी को बहुत तेज बुखार है। प्रेमनाथ जी कांता जी के सर पर पट्टी रखते हैं और रज्जो को बुला लाते हैं। रज्जो अपनी माँ की बहुत सेवा करती है, उन्हें दवाई देती है, उनका सर दबाती है, उनके खाने पीने का ख्याल रखती है, उनके हाथ पैर दबाती है। कांता जी जल्दी ठीक होने लगती हैं। कांता जी जब अपनी बेटी को अपना इतना ख्याल रखते हुए देखती हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कांता जी रज्जो को अपने सीने से लगाकर बहुत रोती हैं। कांता जी कहती हैं, मेरी बच्ची रज्जो, मेरी प्यारी बेटी, तू मेरी जान है, आज तू ही मेरे पास है, मेरा इतना ख्याल रखा तूने, दिन रात एक कर दिए मेरी सेवा में। मेरे बेटों ने तो मुझे जीते जी मार डाला, मुझ बूढ़ी जान से इतना काम लिया, तूने ही काम में हाथ बंटवाया मेरा। मेरी बच्ची, तूने मेरी आंखें खोल दी। आज मुझे एहसास हो रहा है कि जिन बेटियों से मैं जिंदगी भर नफरत करती रही, वे बेटियां ही माँ बाप का सहारा होती हैं। जिन बेटियों से मुझे उम्र भर चिढ़ रही, उन बेटियों से ही हमारा घर रोशन है। जिन बेटियों से मैं हर पल मुंह मोड़ती रही, असल में वही माँ बाप का सच्चा साथी होती हैं। मैंने आज तक अपनी प्यारी सी पोतियों को देखा तक नहीं, मैं तो डायन दादी माँ हूँ। आज मेरे बेटों ने भी मेरी आंखें खोल दी कि बेटे सिर्फ नाम के होते हैं। मेरी बच्ची, आज तो न होती तो मैं मर गई होती। नहीं माँ, हम आपको कैसे मरने देंगे, आप तो हमारी जान है। आप हैं तो ये जहां है, आप ही हमारी धूप, आप ही छाया हैं, आप हैं तो सब कुछ है, आप नहीं तो कुछ भी नहीं। अमर करण कहते हुए माँ के कमरे में माँ के पास आते हैं। प्रेमनाथ जी और दोनों बहुएं भी कमरे में आ जाती हैं। करण और अमर माँ के पैर दबाने लग जाते हैं। मम्मी हैरान होकर कहती हैं, यह मैं क्या सुन रही हूँ और क्या देख रही हूँ? कल तक तो तुमने मुझसे इतना काम लिया और आज मुझसे प्यार जताने आ गए हो। आखिर माजरा क्या है? आज फिर से दोस्त आ रहे हैं क्या? फिर से खाना बनवाना है क्या? अमर, ओफो मम्मी, कैसी बातें करती हो? करण, आज खाना आप नहीं, हम बनाकर खिलाएंगे। प्रेमनाथ जी प्यार से कहते हैं, अरे कांता, तुझे जिस बात का एहसास हमें कराना था वो हम करा चुके हैं। कांता जी चौंक कर कहती हैं, किस बात का एहसास? रज्जो अपनी माँ के हाथ पर हाथ रखकर कहती है, मम्मी अभी जो आपने मुझे सीने से लगाकर कहा है ना, इस बात का इंतजार हम सब पिछले कई दिनों से कर रहे थे। आज इंतजार खत्म हुआ और आपको एहसास हो गया। प्रेमनाथ जी कहते हैं, हाँ कांता, रज्जो ठीक कह रही है। जब साक्षी इस घर में बहू बनकर आई तो उसने देखा तुम्हारा बर्ताव बेटियों को लेकर ठीक नहीं है, तुम अपनी बहू और पोतियों से नफरत करती हो। तो साक्षी ने इस बारे में सबसे बात की। फिर साक्षी मेरे पास आई। प्रेमनाथ जी सबको अतीत बताते हैं। साक्षी, पापा जी आज के दौर में भी मम्मी ऐसी सोच रखती है, ये ठीक नहीं है। प्रेमनाथ जी, हाँ बेटी, तुम सही कहती हो, मैं समझाता हूँ कांता को, लेकिन फिर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। भगवान भला करे बस उसका।
साक्षी, लेकिन पापा जी, हमें मम्मी जी की ये सोच बदलनी पड़ेगी। हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। प्रेमनाथ जी, हाँ बेटी, कुछ ना कुछ तो करना जरूर पड़ेगा, ताकि कांता के इस बर्ताव का भूत कांता के जिस्म से निकल जाए। दोनों ससुर और बहू अपनी अपनी गहरी सोच में डूब जाते हैं कि ऐसा क्या किया जाए कि जिससे कांता जी सही रास्ते पर आ जाए। तभी साक्षी बोलती है, आइडिया। पापा जी, कान इधर लाओ। प्रेमनाथ जी झट से कान साक्षी के पास करते हैं और दोनों कानों में खुसर फुसर करते हैं। दोनों ससुर बहू हाथ मिलाते हैं। प्रेमनाथ जी बोलते हैं, अब आएगा मजा। दोनों हंसते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। सब अतीत से बाहर आते हैं। अब साक्षी हंसकर कहती है, पापा जी और मैंने मिलकर प्लान बनाया और सब इस प्लान का हिस्सा बने, क्योंकि सब चाहते थे कि बेटियों को लेकर आपका नजरिया बदलना चाहिए। और मम्मी जी, आज हमारा प्लान कामयाब हो गया, लेकिन मम्मी हमसे गुस्ताखियां भी बहुत हुई हैं। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी। कोमल, हाँ माँ जी, मुझे भी माफ कर दीजिए, मैंने भी आपका बहुत दिल दुखाया है। करण, मेरी माँ, मुझे भी माफ कर दो प्लीज, क्योंकि इस पूरे प्लेन का विलेन मुझे बनाया गया था, जिसके कारण मैंने आपको बहुत दुख दिए। अमर, मैं भी आपका दोषी हूँ माँ, मुझे भी माफ कर देना, मैंने भी आप पर बहुत सितम ढाए हैं। प्रेमनाथ जी कहते हैं, कांता, तुम्हारा सबसे बड़ा खतवार तो मैं हूँ, लेकिन क्या करता, मेरे लाख समझाने पर भी तुम नहीं मानते थे। तो जब सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ी। कांता जी को अपनी भूल का एहसास हो जाता है और आंखों में पश्चाताप के आंसू भरकर बोलती हैं, बस करो अब सब, मुझे रुलाओगे क्या? करण, मम्मी आप तो पहले से ही रो रही हैं। मम्मी, ये तो खुशी के आंसू हैं पगले। जो बात पूरे परिवार के एक साथ होने में, वो अकेले अकेले घुटने में कहा। आज मेरा पूरा परिवार एक साथ है। मैं ही समझ सकती हूँ मेरा दिल कितना खुश है आज। नहीं तो मैं तो मर ही जा रही थी कि मेरे बेटे मुझे मार डालेंगे। प्रेमनाथ जी कहते हैं, कांता, तुम भी तो पोतों के चक्कर में डाकू हसीना की बहन बनती जा रही थी, तो मैंने तुम्हारी खाट के नीचे आग लगवा दी। ये सुनकर सब ठहाका मारकर हंसने लगते हैं। तो सारा किया धरा आपका ही है, कांता जी कहती हैं। प्रेमनाथ जी हंसने लगते हैं। कांता जी कहती हैं, जरा मेरी तीनों पोतियों को तो लाना मेरी गोद में। मेरी तीन परियां, मेरी राजकुमारियां, मेरे घर का चिराग, मेरे कलेजे का टुकड़ा। मैं तो धनी हो गई। मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब औरत हूँ, जो मेरे बच्चे, मेरा पूरा परिवार, मेरी पोतियां, मेरी आंखों का नूर मेरे पास है। अब बस अच्छा सा लड़का देखकर रज्जो के भी हाथ पीले करने हैं। रज्जो शर्माकर भाग जाती है। कांता जी खीर बनाकर सबको खिलाती हैं और पड़ोसन दीपा को भी खिलाती हैं और कहती हैं, ये मेरी पोतियों की खुशी में बनाई है मैंने। और इसी तरह पूरा परिवार एक साथ खुशी खुशी रहने लगता है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक अच्छी सी कहानी के साथ। टिल देन बाय बाय।